डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है n-1d 1 से 9 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। ठीक, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको क्या करना है, 3D सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक, अब इधर आ जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहेंगे जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या तो मेटल फॉर्म में या मेटल आयन फॉर्म में क्या होगा, डी सब सेल इनकम्प्लीट होगी, यानी डी सब सेल में कॉन्फ़िगरेशन 1 से 9 इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक, और ग्रुप 12 के जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते क्योंकि इनकी मेटल एज वेल एज आयन फॉर्म में फुलफिल्ड डी सब सेल होती है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, एजी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि एजी का कॉन्फ़िगरेशन वैसे 4d10 5s1 होता है, एजी प्लस में 4d10 होगा, बट ये एजीएफ2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन 4d9 होता है। और यही अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटोमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, क्रोमियम में। तो क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा 3D सीरीज में, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का, 5D सीरीज में टंगस्टन का। और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है 3D सीरीज से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्रोमियम से ज्यादा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम से ज्यादा टंगस्टन का। तो मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया, टंगस्टन का, और लोवेस्ट मरकरी का, क्योंकि ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक, बट ये ध्यान रखना है जो 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D का ऑर्डर है ना मेल्टिंग पॉइंट का, ये आपका एक्सेप्ट ग्रुप 12 जिसमें ऑर्डर 3D का सबसे ज्यादा, उससे कम 4D का, उससे कम 5D का। मरकरी तो यार रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और कॉपर वाले का भी ध्यान रखना, कॉपर का ज्यादा, उससे कम Au का और उससे कम Ag का होता है। ठीक, और कॉपर वाला ग्रुप कोइनेज मेटल कहलाता है, जिंक वाला ग्रुप वोलेटाइल मेटल होती है क्योंकि ये इजीली इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि इनमें कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता। नेक्स्ट इन टेक्स्ट एग्जांपल, एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाइट ट्रांजिशन मेटल हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, हीट ऑफ एटोमेशन और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। Why zinc has the lowest heat of atomization in third 3D series? क्यों? Due to बोलो, fulfilled configuration, इसका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। इसके बाद मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई देखो स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा जिसका शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होगा। और मैग्नीज की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 4s में पेयरिंग हो जाती है 3D के बाद, इसके क्रोमियम के बाद, जिसके कारण रिपल्सन बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल का इक्वल होता है क्योंकि इनमें है ना 3D में जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो 3D का शिल्डिंग भी कम है और 3D में पेयरिंग होने की वजह से रिपल्सन भी पैरेलल बढ़ रहा है, तो शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगी, इसलिए साइज इक्वल हो जाता है। और कॉपर और जिंक का बड़ा होता है ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो आपके 3D सीरीज है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वेरी क्यों करती है, ड्यू टू वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी Mn और जिंक की एक्सपेक्टेड से कम होती है। क्यों? क्योंकि Mn प्लस से जब Mn+2 में जाएगा 3D5 कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, है ना। 3D5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन हो जाएगा, जिसके कारण सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। सिमिलरली जिंक प्लस में जो कि 3D10 4s1 है, जब जिंक 2 प्लस में जाएगा 3D10 फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एग्जैक्ट वैसे ही आयरन की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, लेस देन एक्सपेक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि आयरन Fe2+ में 3D6 से जब Fe+3 में जाएगा 3D5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। असर्शन रीजन पढ़ो, Fe की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी Mn से कम होती है, सही बात है, क्योंकि Fe में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल करके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। और Mn की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि Mn2+ ऑलरेडी 3D5 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो नीचे कौन रीजन लिखा है, Fe2+ Mn2+ R हैज 3D6 एंड 3D5 कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। रीजन सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन NS सबसेल एज वेल एज N-1d सबसेल से पार्टिसिपेट करते हैं। फिर स्कैंडियम जो है ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, Mn +2 +3 +4 +5 +6 +7,
आयरन +2 +3 +4 +6, कोबाल्ट +2 +3 +4, निकल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2 और जिंक ओनली +2। तो एक बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? जिंक, मैंगनीज, स्कैंडियम बोथ 1 and 3। स्कैंडियम, क्योंकि जिंक भी ओनली एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज शोन बाय मैंगनीज, और हाईएस्ट किसकी 3D सीरीज में? मैंगनीज की, कितनी? +7। और पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑस्मियम एंड रुथेनियम, कितनी होती है? +8। स्कैंडियम +2 इज वर्चुअली अननोन, यानी ऑलमोस्ट अननोन है, यानी स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट नहीं करता। कोई हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लेना, एग्जिस्ट नहीं करता। एनसीईआरटी की लाइन लिखी थी। स्टेबिलिटी ऑफ टाइटेनियम +4 इज मोर देन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। मेटल, कार्बोनिल, अलॉयज और अमलगम में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, जबकि इसका उल्टा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, क्रोमियम +6 कम स्टेबल होता है मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6 से। इसी कारण से डाइक्रोमेट आयन जो है वो एसिडिक मीडियम में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि वो +6 में कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू मोलिब्डेनम ऑक्साइड MoO3 एंड WO3, ठीक, इनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट, CuF2, CuCl2, CuBr2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन CuI2 नहीं करता, क्योंकि CuI2 डिकम्पोज होता है Cu2I2 एंड I2 में, क्योंकि Cu+2 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। I- अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो I- Cu2+ को Cu+1 में रिड्यूस कर देता है, ठीक। कॉपर प्लस डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एक्वस मीडियम में कॉपर +2 और कॉपर में। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, यानी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, जो कि इसकी सेकंड आयनेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगी। ये वाला पार्ट छोड़ देंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इन केस ऑफ ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और फ्लोराइड जो स्टेबल कंपाउंड बनाता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की बात करेंगे आयनिक कंपाउंड में, एग्जांपल COF3, और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड में, एग्जांपल VF5 एंड CrF6। Mn क्या करता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्लोराइड में +4, जबकि ऑक्सोफ्लोराइड्स में MnO3F में +7 और ऑक्साइड्स में Mn2O7 में +7। Mn2O7 देखो, ऑक्साइड में इसने +7 शो किया, लेकिन फ्लोराइड में नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड में क्या हो जाता है, ये 6 D-P बॉन्ड बना लेता है, 6 डबल बॉन्ड बना लेता है। सोचो कोई 6 डबल बॉन्ड बनाएगा तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? और इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है विच इज ज्वाइंड बाय MnO बॉन्ड। मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। तो देख लो, ये आयनिक कैरेक्टर घट रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, आपके ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। ऐसे ही इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने बढ़ रहा है, ठीक। तो क्रोमियम CrO बेसिक है, ये एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। याद करना, मैचदा कॉलम आ सकता है। और पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, Mn2O7 परमैंगनिक एसिड बनाएगा, CrO3 क्या बनाएगा? क्रोमिक एसिड बनाएगा। और अगर उसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, डाइक्रोमिक एसिड बनाएगा। V2O3 से ज्यादा V2O4 से ज्यादा V2O5। V2O5 एम्फोटेरिक के दोनों बेसिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या करता है? एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? बोलो। एसिड के साथ VO2+ कैटायन बनाएगा और बेस के साथ रिएक्शन करेगा जब एनायन बनाएगा। कैसे याद करते हैं? देखो, जब भी कोई सोल्ट बनता है, जैसे NaCl बन गया, Na+ है और Cl- है। Na+ कहां से आया? बेस से। और Cl- कहां से आया? एसिड से। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, कैटायन आएगा बेस से, एनायन आएगा एसिड से। एनायन कहां से? एसिड से। तो जब ये एसिड का काम करता है ना बेस के साथ रिएक्शन करते हो, तब ये ऑक्सानायन बनाता है VO4 3-। और जब ये बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेस का काम करेगा, कैटायन बनाएगा। कर लोगे? समझ आ? नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं है। वो बोल रहा है ऑक्साइड्स में है ना, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, वो इक्वल टू दियर ग्रुप नंबर होता है। जैसे स्कैंडियम में +3, टाइटेनियम में +4, वेनेडियम में +5, क्रोमियम +6 और Mn में +7। बियॉन्ड ग्रुप 7 के बाद जो आयरन है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2O3 में है, ऑक्साइड में तो +3 है, लेकिन ये तो +6 शो करता है। +6 ये ऑक्साइड में शो नहीं करता, किस में शो करता है? फेरेट्स में, FeO4 2- में, वो भी एल्कलाइन मीडियम में। और एल्कलाइन मीडियम में भी ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Fe2O3 एंड O2 में। जस्ट पढ़ लेना, ठीक।
और एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का ऐसा इंटेक्स्ट एग्जांपल है जो आज तक नीट में नहीं आया है। एक तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है, VO2 प्लस से ज्यादा Cr2O7 माइनस, उससे ज्यादा MnO4 माइनस। याद कैसे रखेंगे, ये +5 में, +6 में है, +7 में। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है, असर्शन रीजन आया, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिख दिया असर्शन में, करेक्ट। रीजन क्या हो गया इसका, दिस इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच दे आर रिड्यूस। तो जिस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी के कारण ऐसा ऑर्डर आता है। जैसे Mn+2 में जाएगा 3d5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। फिर क्रोमियम +3 में जाएगा, कर लेंगे। बस आज के लिए इतना काफी है। आज घर जाकर के आपको सिर्फ अच्छे से नोट्स रिवाइज करने हैं, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि आज लेक्चर 1 का पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 हम कल करेंगे। लेक्चर 1 का पार्ट 2 होने के बाद आप पहले लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ोगे, जितना मैंने पढ़ाया पढ़ लोगे हेडिंग देख के, या बताऊं पढ़ना किसी को? तो आप एक काम करना, जो पढ़ना चाहते हो, वैसे तो ना बहुत टफ है, तुम्हें ना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मैं तो कहता हूं इग्नोर करो। मेरा तो सजेशन ये है, बाकी फिर भी किसी बच्चे की इच्छा है भाई एडवेंचर करने की, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट करना, इंट्रोडक्शन, लगातार पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। ये वाला पार्ट छोड़ देना, ये टेबल के जो ऊपर लिखा है ये टेबल छोड़ देना, क्योंकि सॉलिड स्टेट का पार्ट और सॉलिड स्टेट सिलेबस से हट चुका है। फिर ये पूरा पढ़ सकते हो, ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते जाना, चलते जाओ। ये आ गया आपका क्या, एटॉमिक रेडियाई आ गया। फिर ये क्या आ गया, एग्जाम्पल 8.2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कर देना, आयनेशन एनर्जी भी कर देना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएगा। यहां तक एग्जाम्पल 8.3 तक, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 यहां तक कर लेना पूरा। और एक लास्ट में छोटा सा पार्ट था इसका, बाद में वो छोटा सा पार्ट वो कल कर लेना बेशक, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला जिसमें ये टेबल है, ये बाद में कर लेना, ठीक है भाई। आज के लिए इतना काफी है। और सुनना, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, जिरकोनियम और हाफनियम, इनका एटॉमिक साइज सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लिख लोगे, लिख लेना भाई, है ना। थैंक यू। पैरामैग्नेटिज्म, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यू का फॉर्मूला क्या है, n × n+2 अंडर द रूट, बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एज n इंक्रीज, न्यू इंक्रीज, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज। एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस मीडियम हुज z इज इक्वल टू 25। यानी मैग्नीज का पूछ रहा है, मैग्नीज Mn2+ में लेके जाओ, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। न्यू कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, 5.9। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+ आयन, जिसमें Z इक्वल टू 27 है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, तो इसमें क्या हो जाएगा, M2+, कोबाल्ट है ये, कोबाल्ट 2+, 3d7 हो जाएगा। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3.9 आ जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज न्यू इक्वल टू 1.73, यानी जिसमें n इक्वल टू 1 होगा, तो वेनेडियम +4 में n इक्वल टू 1 आएगा, VCl4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद कलर, ट्रांसन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं ड्यू टू डी ट्रांसन। डी ट्रांसन कब होता है, जब डी ब्लॉक के मेटल्स लिगेंड के साथ, डी ब्लॉक के मेटल एटम या मेटल आयन को लिगेंड अप्रोच करता है, तो उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स जो है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी पांचों की एनर्जी इक्वल थी, ये दो पार्ट में टूट जाएंगे, T2g और Ag। ये कम एनर्जी वाले, ये ज्यादा एनर्जी वाले। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, और फिर जब हायर से वापस आएगा एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। बोलो कोई डाउट है क्या? आपके एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक में जो टेबल दे रखी है उसमें कलर दिए गए, वो कलर आपको याद करने हैं। कलर कौन शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, वो कलर शो नहीं करेगा। एग्जांपल बताओ, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, जिंक 2+, ये कलर शो नहीं करते। बाकी टेबल में ये कलर आपके दे रखे हैं, याद कौन से करने, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। पढ़ सारे लेना, याद बस ये वाले कर देना। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्रीन कलर को किसका है, Fe2+ का और निकिल 2+ का। येलो है Fe3+ का। ब्लू कलर है किसका, क्रोमियम 2+ एंड कॉपर 2+। पिंक कलर है Mn2+, और ब्लू पिंक कलर है कोबाल्ट 3+ एंड कोबाल्ट 2+, और पर्पल है टाइटेनियम 3+। इतने तो याद कर ही सकते हो, 6-7 कलर हो जाएगा। ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। बोलो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, K2Cr27 KMnO4, दोनं में ये क्रोमियम +6 Mn+7, दोनों में 3d0 है, लेकिन फिर भी कलर शो करता है। FeH2O5 NOSO4,
ये ब्राउन कलर शो करता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम होता है। पक्का? नेक्स्ट, अब इसके बाद कैटालिटिक बिहेवियर। डी ब्लॉक एलिमेंट वर्क एज कैटालिस्ट बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक, एग्जांपल है लार्ज सरफेस एरिया तो बोला मैंने भाई, जो डी ब्लॉक की मेटल होती है उनका मेटल एटम बड़ा, मतलब उसका सरफेस ज्यादा होता है। ठीक, कोई जैसे इनके मेटल एटम ना छोटे छोटे होते हैं ऐसे, और जो कोई छोटा होगा, देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लीजिए ये फोन है, अब इसका सरफेस एरिया ये है जिसको मैं टच कर पा रहा हूं। ठीक, मान लीजिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दूं, तो अगर इसको बीच में से तोड़ दिया तो बीच में जो कट लगेगा वो भी नया सरफेस एरिया डेवलप होगा। और छोटे करो, जैसे मान लीजिए मैंने इसका ये उतार दिया, अब ये सरफेस एरिया अलग हो गया ना नया, और एक ये सरफेस बन गया नया, तो और छोटे टुकड़े करते जाऊंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा। तो डी ब्लॉक के मेटल्स जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटालिस्ट कौन सा है? V2O5। हैबर प्रोसेस का मोलिब्डेनम, Fe, और मोलिब्डेनम इसका क्या है? प्रमोटर है। हाइड्रोजनेशन का निकल, पेटी, पैलेडियम। वाकर प्रोसेस में क्या होता है? इथीन से इथेनॉल बनाते हैं, कैटालिस्ट Pd2+ और Cu2+ होता है। पॉलीमराइजेशन का जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। कंपोजिशन क्या है? TiCl4+ ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, और 2I- प्लस H2O82-, इसमें बनता है I2+2 सल्फेट, इसका Fe3+ होता है, ध्यान रखना। ठीक, एनसीईआरटी में ये सब, ये नीट में आ भी चुका है, इसलिए मैंने इस बार डॉक्टर नहीं लिखा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करते हैं ये? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, साइज छोटा होता है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज्यादा होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एलॉय फॉर्म करते हैं ड्यू टू सिमिलर साइज। बोलो, कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड अभी समझा रहा हूं। एलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलॉयज ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। एग्जांपल क्या है? ब्रास है कॉपर प्लस जिंक, और ब्रॉन्ज है कॉपर प्लस टिन। कैसे याद रखा? ब्रास में एस आया पर एसएन नहीं आया, ब्रॉन्ज में जेड आया पर जिंक नहीं आया। सिल्वर, यूके कॉइन, कॉपर निकल। कर लोगे? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इस बार नीट 2026 में क्वेश्चन आ सकता है। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? देखो, डी ब्लॉक की जो मेटल्स है उनमें वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, वहां पे छोटे छोटे एटम आ जाते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अगर ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाए जाते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए। क्या प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है? देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, यानी मेल्टिंग पॉइंट मेटल का बढ़ जाता है। दे आर वेरी हार्ड, मेटल अगर सॉफ्ट होगी तो ये काफी अच्छे हार्ड होते हैं। नेक्स्ट, दे आर केमिकली इनर्ट, और दे रिटेन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी मेटल की जो अच्छी नेचर क्या? कंडक्टेंस, तो वो कंडक्टिविटी को एज इट इज रिटेन करते हैं। और ये ना तो आयनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं। बस ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, यहीं से आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो चारों स्टेटमेंट देके पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, जैसे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, उसने ये वाली स्टेटमेंट लिख रहा है दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये ऐसे कर सकता है, पांचों लिख देगा और उसमें कोई ना कोई चेंज कर देगा, पूछ लेगा इनमें से कितनी करेक्ट है या कितनी इनकरेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और ये एग्जाम्पल देख लेना एक बार, कर लोगे? बस इतना ही करना था। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? पैरामैग्नेटिज्म पढ़ लेना, कलर वाला पोर्शन पढ़ लेना, और ये एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयज और इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मुश्किल से एक पेज भी नहीं बनेगा इसका। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, कर लेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप पढ़ रहे हो डी एंड एफ ब्लॉक में, किसके लिए? E0 M2+ कन्वर्टिंग इनटू M, यानी M2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके M में जाएगा इस रेडॉक्स कपल के लिए, इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। तो इसमें जब स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, E0 लिखा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 1 बार और 298 केल्विन होता है। ठीक, आईयूपीएससी ने कंसीडर कर रखा है रिडक्शन पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। ठीक, स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और हाइड्रोजन का कितना लिया जाता है? 0। बोलो, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने आपको सेल बना के दिखाता है, ये तो बस मैंने ये आपको बना के दिखाता है एनोड ऐसे बनता है, कैथोड ऐसे बनता है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। ये समझो, ये जो आपका M2+ है ना, M2+ को तभी तो रिड्यूस कराओगे जब M2+ बनेगा। अब M2+ कैसे बनेगा? अगर आपको M2+ बनाने में ही प्रॉब्लम आएगी ना, तो इसका मतलब क्या है? वो M सॉलिड में रहना चाहता है, और M सॉलिड में रहना चाहता है यानी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक, कैसे? M सॉलिड सबसे पहले गैसियस में जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एब्जॉर्ब होगा, फिर M गैसियस 1 इलेक्ट्रॉन देगा,
आयनेशन एनर्जी 1, फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा IE2। तो पहले तीनों स्टेप में डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर M2 प्लस गैसेस, ये सब कुछ होता है एक्वस मीडियम में, फिर किस में जाएगा ये M2 प्लस एक्वस में जाएगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो इन 4 एनर्जी का रोल है। अब एक बात बताओ, आप ये सोचो, अगर मान लीजिए M सोलिड से M एक्वस में ही नहीं जाना चाहता हूं, तो इसका मतलब यहां पे ये एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसमें नहीं जाना चाहता ना तो इसमें रहना चाहता है, और जितना ज्यादा वो M2 प्लस से M में जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा आएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आप? क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और वो किसका काम करेगा? बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा ना, इसका मतलब वो M2 प्लस से M में जाना चाहता है और वो रिड्यूस होना चाहता है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। समझ आया कि नहीं यार? अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये इसका फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए वो बेस्ट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम का सबसे कम होता है, इसलिए वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने फिर ये अगेन वही लाइन लिख रखी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, यानी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या सीधा ये याद रख लो, अगर मान लीजिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यू दे दी जाए रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जिसकी वैल्यू कम है ना, वो हायर वैल्यू वाले को क्या करेगा? हमेशा रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन का E नोट वैल्यू कितना लिया है IUPAC ने? 0। तो जिनका नेगेटिव होगा ना, तो वो हाइड्रोजन से क्या हो गए? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, और जिनका पॉजिटिव हो जाएगा यानी हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगा, वो हाइड्रोजन से बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, तो ये क्या करेंगे? हमेशा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो अगर ऐसी मेटल्स को आप एसिड में डाल दोगे तो मैं एसिड से क्या करेगी? H2 गैस लिबरेट करेगी। एग्जांपल, जिंक प्लस HCl क्या होगा? ZnCl2, खुद ऑक्सीडाइज हो गया जिंक और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी। और Mg प्लस 2HCl MgCl2, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, क्या कॉपर ऐसा काम करेगा? कॉपर का होता है प्लस 0.34 वोल्ट, कॉपर ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, और हाइड्रोजन की औकात नहीं, उसकी तरफ आंख उठा के भी देख ले, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी भी HCl कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। लेकिन आप कहेंगे सर कॉपर तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर सल्फेट में, HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें H2SO4 और HNO3 में एसिड का H प्लस कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करता, बल्कि सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज करते हैं NCRT की लाइन में। बोलो कोई डाउट है क्या? हो जाएगा। अब यहां पे ये रिएक्शन याद करनी है। कॉपर HNO3 के साथ जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट के साथ, तो क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट और वाटर प्लस NO गैस। कंसंट्रेटेड के साथ कौन सी गैस बनेगी? NO2। जिंक के केस में जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में डाइल्यूट अगर HNO3 है तो N2 गैस, और कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस। तो इसमें मैं ऐसे ध्यान रखता हूं, दोनों में है ना, स्ट्रॉन्ग के साथ कंसंट्रेटेड के साथ NO2 गैस बनती है, मेटल नाइट्रेट और वाटर बनता है। इसमें डाइल्यूट के साथ NO गैस और इसमें N2। मैं ऐसे जिंक में एक N है ना, तो इसमें N2 एक N एक्स्ट्रा, मैं ऐसे याद करता हूं। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये लिखी है E नोट की वैल्यूज, किसकी? 3D सीरीज की। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जनरली अगर हम बात करें तो E नोट की वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखो, नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव, ये एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव, फिर नेगेटिव और कम नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी नेगेटिव हुई, यानी मोर नेगेटिव है ये एक्सपेक्टेड से। वैसे ही कॉपर की तो पॉजिटिव हो गई और जिंक की फिर अगेन नेगेटिव आ गई। तो Mn, निकिल और जिंक तीनों ही क्या है? मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो Mn और जिंक की तो इसलिए है क्योंकि Mn 2 प्लस में जाके स्टेबल हो रहा है और जिंक भी 2 प्लस में जाके स्टेबल हो रहा है, ड्यू टू दियर 3d5 एंड 3d10, यानी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली। बोलो कोई डाउट है क्या? तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा उसके E नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब निकिल की कम क्यों? फिर क्योंकि निकिल होता है सबसे छोटा 3D सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घटता है ना, तो निकिल का सबसे छोटा होता है। तो निकिल सबसे छोटा, तो उसका निकिल पे +2 चार्ज आएगा, तो उसकी हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, तो उसके इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्योंकि देखो, जब अब ये टोटल 4 एनर्जी है ना, जो पहले पेज पे आपने देखा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन,
I1 I2 और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये 3 पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब M सॉलिड से M2 प्लस में जा रहा है, तो इन चारों एनर्जी का सम अगर कर दो, ये 3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो M2 प्लस में जाना चाहता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, उसके ई नोट की वैल्यू कम आएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी वो M2 प्लस में नहीं जाना चाहता, वो M सॉलिड में जाना चाहता है, वो M2 प्लस से M सॉलिड में रिड्यूस होना चाहता है, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अब निकिल में क्या, निकिल का साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारण ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा और वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो उसकी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक, अब कॉपर की पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि कॉपर है ना, कॉपर 2 प्लस में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? एक तो उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है ना, और दूसरा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। ये सारे पॉइंट यहां लिख रखे हैं। कोई डाउट है क्या? ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक पॉइंट ये कि ई नोट वैल्यूज इतना वेरी क्यों करती है? ड्यू टू वेरिएशन इन आयनेशन एनर्जी 1 एंड आयनेशन एनर्जी 2, और साथ में थोड़ा बहुत डेल्टा एएच यानी सब्लिमेशन एनर्जी के वेरिएशन के कारण। अब देखो ये ई नोट 3 M3 प्लस M2 प्लस में जा रहा है, इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए ई नोट वैल्यूज लिख रखी है। स्कैंडियम तो जाएगा नहीं, ये टाइटेनियम से यहां तक, और ये भी नहीं जाएंगे निकल के ऊपर जिंक, ये +3 शो नहीं करते। ये देखो माइनस थी और कम माइनस, अब माइनस माइनस घटते घटते पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन देखो इसकी -0.26, इसकी और ज्यादा नेगेटिव हो गई। Mn की एकदम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई, और आयरन की Mn से ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए थी, है ना, और कोबाल्ट और Mn के बीच में आनी चाहिए थी, इसकी कम पॉजिटिव हो गई। तो ये 3 एक्सेप्शन है। क्यों? पहला क्रोमियम, क्रोमियम +3 से अगर +2 में जाता है तो 3d3 से 3d4 में जाता है। 3d4 में ज्यादा स्टेबल है, 3d3 में ड्यू टू T2G3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अरे वाटर है, एक्वस मीडियम है, वहां पे क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, तो T2G3 Eg0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम 3 प्लस में रहना चाहेगा, और 3 प्लस में रहना चाहेगा यानी क्रोमियम 2 प्लस हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट तो ई नोट की वैल्यू कम। इधर आ जाओ आयरन पे। आयरन में क्या हो रहा है वो, अब इस पे आ जाओ पहले Mn पे। Mn3 प्लस से Mn2 प्लस में गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d5 कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, स्टेबल हो गया तो वो रेड्यूस फॉर्म में रहना चाहेगा, यानी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो Mn3 प्लस बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो उसकी नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी एकदम। अब आयरन की क्या होनी चाहिए थी? और भी ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन आयरन की देखो Fe3 प्लस अगर Fe2 प्लस में जाता है, 3d5 से 3d6 में जा रहा है, जाना चाहेगा क्या? नहीं, क्योंकि 3d5 में ही ज्यादा स्टेबल है। तो 3d5 में ज्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण T2G3 Eg2, तो ये 3d6 से 3d5 में जाएगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन देके, यानी Fe2 प्लस किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो उसका ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसका एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के, क्रोमियम 2 प्लस इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग व्हाइल बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपने देखा इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही है 3d3, ठीक, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण वाटर में, एक्वस में, तो इसलिए क्रोमियम 2 प्लस वर्क एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट Mn3 प्लस 3d4 से 3d5 में जा रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, ठीक, रिड्यूस होकर के, तो इसलिए बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। असर्शन रीजन भी लिख दिया, क्रोमियम 2 प्लस इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग। असर्शन सही है। रीजन इनका दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये रीजन है? नहीं, इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म ज्यादा स्टेबल, इसकी रिड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल, इसलिए क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और Mn ऑक्सीडाइजिंग का। तो ये ऐसा कुछ लिखा है क्या? तो ये एक्सप्लेन नहीं करेगा। विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2 प्लस या Fe2 प्लस? क्रोमियम 2 प्लस, क्योंकि क्रोमियम 2 प्लस का ई नोट की वैल्यू आयरन से कम होती है, इसी का असर्शन रीजन बना रखा है, तो असर्शन करेक्ट रीजन एक्सप्लेन करेगा। ये एग्जांपल, ई नोट वैल्यू जो Mn3 प्लस Mn2 प्लस की क्रोमियम और आयरन से ज्यादा होती है ड्यू टू चेंज ऑफ Mn3 प्लस 3d4 से 3d5 में जाएगा, रिड्यूस होकर के, तो D4 से D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा ना, तो उसकी रिड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसका ज्यादा पॉजिटिव आता है। बोलो कोई डाउट है क्या? समझे या नहीं समझे? ये था भाई आज का लेक्चर, कर लोगे? कंपाउंड और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? K2Cr2 होता है, किससे बनता है? क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4, फॉर्मूला याद करना है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। FeCr2O4 को Na2CO3 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, Na2CrO4 बनेगा, येलो कलर देगा,
Na2Cr2O4 को ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, Na2Cr27 का ऑरेंज रेड कलर आएगा। फिर इसको KCl के साथ ट्रीट करते हैं तो K2Cr27 के ऑरेंज रेड क्रिस्टल बनते हैं, बिकॉज Na2Cr27 वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है K2Cr27 से। प्रॉपर्टीज याद करनी है रिएक्शन इधर। ये क्या ऑरेंज रेड होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अच्छा, जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट है, क्रोमेट येलो होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है। अगर क्रोमेट में थोड़ा सा एसिड डाल दो ना, थोड़ी सी एसिडिक मीडियम कर दो तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, और उसमें वापस थोड़ा सा बेस डाल दो तो येलो कलर आ जाएगा। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में +6 से +3 में जाता है। रिएक्शंस याद नहीं करनी है, सिर्फ बैलेंसिंग में आपको रिडॉक्स में सिखाऊंगा, यहाँ कन्वर्जन सीख लो। क्रोमियम +6 से किसमें गया, +3 में, I- को I2 में, सल्फाइड को सल्फर में, Fe2+ को Fe+3 में, SN2+ को SN+4 में ऑक्सीडाइज कर दिया। कौन किसके कितने मोल, ये रिडॉक्स में सिखा दूंगा, ठीक। और जब हीटिंग करते हैं तो K2CrO4 बनता है, Cr2O3 बनता है और O2 बनेगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन है। जब हम किसी क्लोराइड लाइक NaCl, KCl को ट्रीट करते हैं इन विद K2Cr27 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑरेंज रेड फ्यूम्स बनते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के, नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और जब इन ऑरेंज रेड फ्यूम्स को NaOH के थ्रू पास किया जाता है, कैसा कलर आता है, येलो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2Cr4। तो K2Cr27, Cr2Cl2, Na2Cr4 सब में क्रोमियम +6 में है। रिएक्शन विद H2O2, H2O2 के साथ रिएक्शन करा दो, एसिडिक मीडियम में CrO5 बनेगा, डीप ब्लू कलर आएगा, क्रोमियम +6 में होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट NCERT की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखो, इस बार आपके एग्जाम में इस पेज से क्वेश्चन आ सकता है। पहली लाइन पढ़ो, क्या है, K2Cr27 इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इंस्टेड ऑफ Na2Cr27 बिकॉज Na2Cr27 क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एयर से। अब मैंने सर्सन रीजन भी लिखवा दिया, Na2Cr27 इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इंस्टेड ऑफ K2Cr27, रीजन लिख दिया, K2Cr27 इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, बोथ आर रॉन्ग। ध्यान रखना कहीं बिकॉज लगा के इसको असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कराओ, ये बिकॉज देयरफॉर यहां काम नहीं करेगा बीट में और नीट में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, डाइक्रोमेट आयन है, क्या स्ट्रक्चर होता है, दो टेट्राहेड्रल यूनिट जुड़ी होती है CrO-Cr बॉन्ड के थ्रू, और इसमें CrO-Cr बॉन्ड एंगल कितना होता है, 126 डिग्री। देखो ये सिंगल ऑक्सीजन एटम, 2 क्रोमियम, ठीक, और ये 6 ऑक्सीजन एटम रेजोनेंस में है, तो 1 2 6 ऐसे याद करता हूं मैं, ठीक। और इसमें 2 CrO बॉन्ड लेंथ, ये सिंगल वाली इक्वल है, और ये 6 क्या है, रेजोनेंस कर रही है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, 6 इक्वल होंगी। डायामैग्नेटिक होता है, ऑरेंज होता है ड्यू टू ऑरेंज रेड ड्यू टू CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। क्रोमेट आयन, ये टेट्राहेड्रल है, 4 CrO बॉन्ड है, और डायामैग्नेटिक होता है, +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, येलो कलर है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट, ये कैसे बनता है, MnO2 को फ्यूज करो KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 आएगा KNO3 या एयर सेट, K2MnO4 बन जाएगा डार्क ग्रीन। इसको एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर दो, किसमें, KMnO4 में, ठीक। या दूसरा मेथड क्या है, MnO2 को फ्यूज कर दो KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KNO3, ऊपर वाली रिएक्शन है, बस इसने ना लिखी स्टाइल में दिया, सेम रिएक्शन है ये और ये, फर्स्ट और सेकंड। फिर MnO4 2- बन गया, इसका या तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करो या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करो, MnO4- बन जाएगा। पहली लाइन इसकी ये सेम है, दूसरी लाइन में दोनों में MnO4 2- को ऑक्सीडाइज किया, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया है। और Mn को पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ ट्रीट करो वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, MnO4- बन जाएगा, ठीक। ये कैसा होता है, डार्क पर्पल होता है। दूसरा पॉइंट इसका था, ये डायमैग्नेटिक होता है बट पैरामैग्नेटिक, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। तीसरा पॉइंट क्या था इसका, वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, हीटिंग करने पे K2MnO4 बनाएगा, MnO2 और O2। परमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर डार्क पर्पल है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण, डायमैग्नेटिक होता है, टेट्राहेड्रल है, sp3। ये मैग्नेट आयन डार्क ग्रीन है, पैरामैग्नेटिक है, Mn+6 में, टेट्राहेड्रल sp3। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम, तीनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक में Mn2+ में जाएगा, बेसिक में MnO4 2- में जाएगा, न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन नहीं आया, वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 में जाता है, ठीक। एसिडिक मीडियम में MnO4- खुद Mn2+ में जाएगा और ऑक्सीडाइज करेगा I- को I2 में, सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, Fe2+ को Fe+3 में, ऑक्सलेट को CO2 में। इनके बैलेंसिंग रिडॉक्स में सिखा दूंगा, ठीक। और यहाँ पे Mn2+ ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है। न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, MnO4- आएगा MnO2 में, I- को आयोडेट आयन में, ये थायोसल्फेट को किसमें, सल्फेट में, Mn2+ को MnO2 में। और कभी भी
जो KMnO4 है इसके टाइट्रेशन HCl की प्रेजेंस में नहीं किए जाते क्योंकि HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, कोई डाउट नहीं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें लेंथ ये कॉन्फ़िगरेशन n-2f1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2 लेंथेनॉइड होते हैं। 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 58 से 71। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी? +3। लेकिन समैरियम, यूरोपियम, थोरियम और यर्डर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कॉमन में जाएंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। किसका काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का। सीरियम +4, नियोडियम +4, प्रेसोडियम +4, डायस्पोरोजियम +4 और टर्बियम +4, ये किसका काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और सीरियम +4 की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए वो किसका काम करता है? एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट, इसके बाद समैरियम और यूरोपियम की जो बिहेवियर है सिमिलर होता है, बिकॉज दोनों ही +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्टिनोइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन ये लेंथेनोइड से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 5f 7s 6d के साथ साथ 5f के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 7s 6d एंड 5f की एनर्जी कंपेरेबल होती है। थोरियम ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और मैक्सिमम भी इनकी होती है कितनी? +7। कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, मेंडेलिवियम, नोबिलियम, फर्मियम और लोरेंसियम ये ओनली +3 शो करेंगे। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज, आपका Z बढ़ेगा तो साइज घटेगा, चाहे एक्टिनोइड है या लेंथेनोइड है। बस ये ध्यान रखना, लेंथेनोइड में क्या है? यूरोपियम का एक्सेप्शनली सबसे बड़ा साइज होता है और कैटायन का साइज सब में घटेगा। हाइड्रोक्साइड, भाई Z बढ़ेगा तो इनका कैटायन का साइज घटेगा, LnOH बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा ना। कलर, ये कलर शो करते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन, और ये सिल्वरी व्हाइट मेटल होती है जनरली, और इनके कंपाउंड कलर शो करेंगे ड्यू टू FF ट्रांजिशन लाइक DD ट्रांजिशन। लेकिन किसी में F0 है या F4 नो कलर शो नहीं करेगा, लाइक सीरियम +4 और ल्यूटेशियम +3। ये रिएक्शन देंगे। जिनका Z कम होता है वो तो कैल्शियम की तरह है, और जिनका Z ज्यादा होता है वो एल्यूमिनियम की तरह है। तो ये सारे लगभग ये जितनी रिएक्शन दे रखी ना एल्यूमिनियम वाली है। एलन क्या करेगा? एसिड के साथ H2 गैस प्रोड्यूस करेगा लाइक एल्यूमिनियम। वाटर के साथ LnOH थ्राइस, AlOH थ्राइस टाइप प्लस H2। हेलोजन के साथ LnX3, AlX3 टाइप। कार्बन के साथ देख लो LnC2, Ln2C3, Ln3C। नाइट्रोजन के साथ Ln O2 के साथ Ln2O3 और सल्फर के साथ Ln2S3 बनाएगा। और ये HCl के साथ वैसे मोस्टली तो रिएक्ट कर जाते हैं, बट HNO3 के साथ मोस्टली रिएक्ट नहीं करते ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। और अल्कली के साथ रिएक्शन लेंथेनोइड नहीं देंगे। यूजेस में इनका एक इंपॉर्टेंट यूज था मिच मेटल। मिच मेटल इनकी अलॉय होती है। मिच मेटल इज एन अलॉय ऑफ, फेमस अलॉय ऑफ लेंथेनोइड, जिसमें कंपोजिशन क्या होती है? लेंथेनोइड लगभग 95%, आयरन 5% और आपका कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के ट्रेसेस होते हैं। और इनके ऑक्साइड्स, जो मिक्स ऑक्साइड वो यूज किए जाते हैं किसमें? ये तो मिक्स मेटल यूज होता है बुलेट बनाने में, सेल्स बनाने में और लाइटर फ्लिंट बनाने में। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज किया जाता है क्या? मिक्स ऑक्साइड को। और इंडिविजुअल ऑक्साइड को एज ए फास्फोरस यूज करते हैं टेलीविजन स्क्रीन में, या जहां पे फ्लोरेसिंग सरफेस चाहिए, चमकने वाले सरफेस चाहिए। ठीक। और डी ब्लॉक के क्या क्या यूज थे? टाइटेनियम ऑक्साइड TiO पिगमेंट इंडस्ट्री में, और MnO2 बैटरी और सेल्स में, जिंक, निकल, कैडमियम बैटरी एंड सेल्स में, और निकल पॉलीमराइजेशन ऑफ बेंजीन एंड एल्काइंस में। बस ये याद करना है। ये नीचे की जो 2 रिएक्शन है ना, ये मैं आपको करवा दूंगा कहां पे? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। बोलो कोई डाउट है क्या?